धूप में खड़े होकर, लाइनों में लगकर, जिन्हें हमने वोट दिया और पार्लियामेंट तक पहुंचाया, आज वही लोग अपने ज़मीर की आवाज़ सुनते हुए कुछ करोड़ों रुपए के इवज़ अपने ज़मीर का सौदा कर रहे हैं। ये सब किसकी खातिर हो रहा है? ये सब मुल्की मुफाद की खातिर हो रहा है। एक ऐसे शख्स के ख़िलाफ़ जिसने एक आज़ाद फ़ॉरेन पॉलिसी बनाई, जिसने एक आज़ाद ख़ारजा पॉलिसी बनाई, जिसने जंगों में न्यूट्रल होने की बात की, जिसने एड नहीं ट्रेड का नारा लगाया, उसने ये करके भी दिखाया। आज यही पार्लियामेंटेरियंस जो हमारे वोट की ताकत से वो कह रहे हैं कि उसकी ये पॉलिसीज़ मुल्की मुफाद के ख़िलाफ़ हैं। वो जो हर किसी को यहूदी एजेंट कहता है, वो जो पेट फाड़ने की बातें करता था, वो जो मुल्क का सबसे बड़ा डाकू कहलाता था, आज सब एक ही पेज पर हैं और मुल्की मुफाद की खातिर एक पेज पर हैं। एक ही प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर किसी एक शख्स के ख़िलाफ़ सब झुंड की सूरत में उसे नीचे उतारने की कोशिश में हैं। क्या ये सब मुल्की मुफाद में हो रहा है? नहीं, ये सब इक़्तिदार के मुफाद में हो रहा है। आज इमरान ख़ान को ये सब नीचे उतार कर उसके बाद एक दूसरे का गिरेबान पकड़ने वाले हैं, एक दूसरे पर फिर से वही इल्ज़ामात की बारिश करने वाले हैं जो हमेशा से करते आए हैं, जो 2018 के इलेक्शंस में एक दूसरे के ख़िलाफ़ बोलते रहते थे। इमरान ख़ान को हटाने के बाद वो फिर से एक दूसरे के ख़िलाफ़ इसी तरह बोलेंगे। शायद कि हमारे मुल्क में एक ऐसा मौलाना भी रहता है जो इस्लाम पर बात नहीं करता, उसे सिर्फ मुल्की मुफाद नज़र आता है। फिर एक ऐसा शख्स भी है जो अदालतों को सरेआम धमकी दे देता है। फिर एक ऐसा शख्स भी है जो कानून का बज़ाहिर तो बहुत ज़्यादा एहतराम करता है, लेकिन आजकल बाहर बैठा है। यही अदालतें उसे वापस बुला रही हैं और वो कह रहा है कि मेरे डॉक्टर्स इस बात की इजाज़त नहीं देते कि मैं ट्रैवल करूं। अब उसने भी ये दावा कर दिया है कि उसकी तबीयत बिल्कुल ठीक है और वो अब मुल्क में वापस आने का सोच रहा है। अगर इमरान ख़ान को इक़्तिदार से नीचे उतारा गया तो वो मुल्क में वापस आ जाएगा। इसी तरह एक शख्स वो भी है जिसने मुल्क में बहुत ज़्यादा हॉस्पिटल्स बनवाए हैं, लेकिन अफसोस की बात है कि अपने और अपने भाई के इलाज के लिए आज भी इस मुल्क में एक भी अप टू द मार्क हॉस्पिटल नहीं बना सका। फिर इस मुल्क में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो इस मुल्क में वजारत का ओहदा संभालने के लिए आते हैं। जैसे ही उनकी वजारत ख़त्म हो जाती है वो बाहर के मुल्क चले जाते हैं। फिर इस मुल्क में ऐसे लोग भी बसते हैं जिनकी अपनी औलादें तो बाहर बैठी हैं, बाहर पढ़ रही हैं, लेकिन इस कौम के नौजवानों का फ्यूचर एट स्टेक है, ख़तरे में है। फिर इस मुल्क में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इक़्तिदार संभाले हुए हैं या इक़्तिदार की लालच में इस मुल्क में बैठे हैं, लेकिन उनकी तमाम तर जायदादें बाहर के मुल्क में हैं। अब अगर इस मुल्क की 64% नौजवान आबादी के बारे में बात कर ली जाए तो वो कहाँ मसरूफ़ है? वो मीम्स बनाने में मसरूफ़ है, वो अपनी क्लासेस बंक करने में मसरूफ़ है, वो रट्टा लगाने में मसरूफ़ है, वो एक दूसरे का गिरेबान पकड़ने में मसरूफ़ है, वो एक दूसरे को इल्ज़ाम देने में मसरूफ़ है, वो अपनी अपनी पार्टी को डिफेंड करने में मसरूफ़ है। मैं इमरान ख़ान का डाई हार्ट सपोर्टर नहीं हूँ, लेकिन मुझे बताएं कि उसके अलावा कौन है जो इस मुल्क को सही से चला सकता है। इस बात में कोई शक नहीं कि इस वक्त मुल्क में महंगाई तारीख़ की बुलंद तरीन सतह पर है, लेकिन मुझे बताएं कि आज तक इस तरह की इंडिपेंडेंट आज़ाद फ़ॉरेन पॉलिसी किसने बनाई? इस तरह अमेरिका को किसने ललकारा? किसने आज तक दूसरे ममालिक की जंगों में न्यूट्रल रहने की बात की? किसने एड नहीं ट्रेड की बात की? किसने यूएन की असम्बली में जाकर इस्लामोफोबिया के बारे में बात की, कश्मीर के इशू को रेज़ किया, फ़लस्तीन पर खुलकर बात की? किसकी वजह से आज यूएन में इस्लामोफोबिया के ख़िलाफ़ रेजोल्यूशन मंजूर कर ली गई है? कौन है जो मुस्लिम उम्मा की आवाज़ बनकर उभरा है? वो कौन है जिसने इस्लामिक कौंसिल का इजलास पाकिस्तान में मुनक्कद करवाया और 1 साल के लिए चेयरमैनशिप भी ले ली? दोस्तों, अगर आज हम फैसला नहीं करेंगे तो हमेशा से ऐसा ही चलता रहे। ये इमरान ख़ान, नवाज़ शरीफ, ज़रदारी या शहबाज शरीफ की हार जीत का मामला नहीं है, ये जमहूरियत की हार जीत का मामला है। आज तक मुल्क की तारीख़ में कोई भी वज़ीर आज़म अपनी मुद्दत पूरी नहीं कर सका। आज इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ भी नो कॉन्फिडेंस मोशन पार्लियामेंट में मौजूद है। कुछ दिनों बाद शायद उसकी हुकूमत ख़त्म हो जाए, उसके ख़िलाफ़ नो कॉन्फिडेंस मोशन कामयाब हो जाए, लेकिन इससे क्या होगा? क्या मुल्क मज़ीद तरक्की करेगा या बेहतरी की तरफ जाएगा? हम तो वो कौम हैं जिसने कहा था कि हम रोटी नहीं खाएंगे लेकिन एटम ज़रूर बनाएंगे। आज वही कौम कह रही है बस रोटी खिला दो, मुल्क का बेड़ा गर्क होता है तो होता रहे। हमें करप्ट टोला ही पसंद है, हमें करप्ट हुक्मरान ही पसंद है, बस हमें सस्ती रोटी चाहिए। क्या हो गया है इस कौम को? मैं इमरान ख़ान का डाई हार्ड फ़ैन नहीं हूँ, ना ही मैं उसका कोई ब्लाइंड सपोर्टर हूँ, लेकिन मैं आज इस कौम से सवाल करता हूँ कि उसके ख़िलाफ़
کرپشن کے کیسز کتنے ہیں؟ مجھے بتایا جائے کہ جس نواز کو، زرداری کو، بلاول کو یا شہباز کو ہم سپورٹ کر رہے ہیں، جس مولانا کو ہم سپورٹ کر رہے ہیں، کیا ہم چاہیں گے کہ ہماری اپنی اولاد ان جیسی بنے؟ ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جو ان سب کو سپورٹ کرتے ہیں اور چاہیں کہ ہماری اولادیں بھی ان جیسی ہوں؟ مجھے بتائیں کہ عمران خان کے خلاف کرپشن کے کتنے کیسز ہیں؟ عوام میں کتنے لوگ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ عمران خان ایک آنیسٹ لیڈر نہیں ہے، وہ کرپٹ ہے؟ میرے پاکستانیوں، عمران خان سے جان چھڑوانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم دوبارہ سے انہی لٹیروں کو اقتدار سونپ دیں جنہوں نے آج ملک کا یہ حال کیا ہے۔ مجھے بتائیں 72-73 سال کا گند 2-3 سال میں صاف ہو سکتا ہے؟ اب اگر دیکھا جائے تو عمران خان کی حکومت کتنی مضبوط ہے یا تھی؟ 5 سیٹوں پر کھڑی تھی اور یہ وہی جوڑ توڑ کر کے اس نے حکومت بنائی تھی۔ جب بھی کوئی سکینڈل آیا وہ یا تو اس کے اپنے کسی وزیر کے خلاف نکلا یا اس کے اتحادیوں کے خلاف نکلا، ان کے وزراء کے خلاف نکلا۔ اب اگر وہ کوئی کارروائی کرے تو ظاہر ہے اتحادی الگ ہوتے ہیں، الگ ہونے کی دھمکی دیتے ہیں، اور اگر وہ الگ ہوتے ہیں تو اس کی حکومت ختم ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ابھی تک ملک میں کوئی میجر اقدام نہیں لے سکا۔ یہی وجہ تھی کہ عمران خان کسی بھی کرپٹ لیڈر کے خلاف کوئی لیگل قدم نہیں اٹھا سکا۔ عدالتوں میں کیسز تو ضرور لگے۔ اب اگر بات کی جائے بیرونی سازش کی تو اس پر بھی ہماری قوم ڈیوائیڈ ہے۔ کچھ کہتے ہیں کہ خط سچا ہے، کچھ کہتے ہیں جھوٹا ہے۔ اگر تاریخ دیکھی جائے تو بھٹو کے دور میں بھی ہنری کسنجر کے تھرو اسی طرح کی دھمکی بھٹو کو موصول ہوئی تھی۔ اس کے بعد ایک خط کا قصہ بھی خبروں میں تھا۔ اسی طرح دیکھا جائے تو امریکہ ہمیشہ اپنے مفاد کے لیے دوسرے ممالک میں اپنا انفلوئنس قائم رکھتا ہے۔ اس کے لیے وہ جوڑ توڑ کی سیاست کرتا ہے، وہ حکومتیں بنوا بھی سکتا ہے، وہ گرا بھی سکتا ہے۔ آج بھی ایسا ہی ہو رہا ہے۔ اگر اپنی اپنی پارٹی سپورٹ کو پس پشت ڈال کر اوپنلی سوچا جائے تو کیا وجہ ہے کہ آج یہ تمام لوگ اکٹھے ہیں؟ 11 پارٹیوں کا اتحاد ہے، PDM، پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ۔ یہ کس طرح کی ڈیموکریسی ہے میرے دوستوں کہ آج تک ہمارے ملک میں کوئی بھی وزیر اعظم اپنا ٹینور پورا نہیں کر سکا؟ ہماری آنے والی نسلیں ایٹ سٹیک ہیں، ان کا فیوچر ایٹ سٹیک ہے، ہمارا فیوچر ایٹ سٹیک ہے۔ سوچئے اور فیصلہ کیجئے۔ ہم اگر آج بھی کسی مسیحا کے انتظار میں بیٹھے رہیں گے تو آنے والے 100 سال تک کوئی مسیحا نہیں آنے والا۔ اللہ بھی اسی قوم کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتی ہے۔ آج بھی ہم روٹی، کپڑا، مکان اور اپنے بنیادی صحت کے مسائل میں الجھے ہوئے ہیں، تعلیم کے مسائل میں الجھے ہوئے ہیں۔ ہمیں فکر ہے تو چھت کی، ہمیں فکر ہے تو روٹی کی، ہمیں فکر ہے تو ہماری پڑھائی کی۔ دنیا کہاں پہنچ گئی اور آج ہم کہاں ہیں؟ ہمارے بزرگ یہ کہتے کہتے اس دنیا سے چلے گئے کہ اللہ جانے اس ملک کا کیا ہوگا۔ شاید آج ہم بھی یہی کہنے پر مجبور ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی روٹ کاز کو جاننے کی ضرورت ہے، اور روٹ کاز یہی ہے۔ ہمارے ہاں بظاہر تو جمہوریت قائم ہے، ہم ایک جمہوری ملک ہیں، لیکن اس ملک کی جمہوریت ہمیشہ سے ایٹ سٹیک رہی ہے، خطرے میں رہی ہے۔ اگر ہم واقعی چاہتے ہیں کہ یہ ملک ترقی کرے، ہم اور ہماری آنے والی نسلوں کا فیوچر بہترین ہو، تو ہمیں ان کرپٹ لیڈران کا بائیکاٹ کرنا ہوگا۔ ضروری نہیں ہے کہ ہم ووٹ کاسٹ کریں۔ اگر ملک میں ہر شخص کرپٹ ہے تو پھر ووٹ نہ بھی دیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ ملک سے غداری نہیں ہے اگر آپ اپنا ووٹ کاسٹ نہیں کرتے۔ اگر ہمارا لیڈر کرپٹ ہے تو اسے ووٹ نہ دیں، جو کرپٹ نہیں ہے اسے ووٹ دیں۔ اگر آپ کا دل اسے ووٹ دینے کا نہیں ہے تو برائے مہربانی اپنا ووٹ کاسٹ نہ کریں۔ یہی آپ کے فیوچر کی ضمانت ہے، یہی آپ کے موجودہ حالات کی ضمانت ہے، یہی اس ملک کی ترقی کی ضمانت ہے۔ اپنے اس حق کو، ملک کی اس امانت کو صحیح استعمال کریں۔ شکریہ۔